हेलो बच्चों। हम लोग बात करने वाले हैं कैम एंड फॉलोवर का जो डीपीपी प्रोवाइड किया गया है उसके सॉल्यूशंस के बारे में। एंड आई होप आप लोगों ने क्लास में हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ रखी थी कि उसके बेसिस पे आप लोग ये चीजें अब तक सॉल्व कर पाए होंगे। बट स्टिल इफ देर इज एनी कंफ्यूजन, आंसर्स तो आ गए हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ दो जरा। क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी डायग्राम ऑफ अ कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म इज शोन इन द फिगर। ये फॉलोवर की मोशन प्रोफाइल आपको दे रखी है। कैम तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, फॉलोवर किस तरीके से मोशन कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। फिर इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करते थे, जर्क वाला डायग्राम ड्रॉ करते थे, वो नहीं दिए हैं। सिर्फ दो चीजें आपको दी हैं और यहां से कुछ बातें पूछ रहे हैं। पहला क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तीन स्टेटमेंट दिए हैं और फिर नीचे ए बी सी डी कुछ कोड्स दे रखे हैं, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सिर्फ एक या तीन या दो या एक दो तीन सब सही है ना। पहले स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोवर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रोक इज गोइंग टू बी जीरो। एक्सेलरेशन बिगिनिंग में और एंड में जीरो दिखाई पड़ रहा है क्या इस डायग्राम में। फॉलोवर रिमेन्स एट रेस्ट इन द ड्वेल पीरियड। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड डीई मोशन ऑफ द फॉलोवर इज रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मोशन है। मोशन जरा देखो कैसी दे रहे हैं आपको। मोशन दे रखी है कि डिस्प्लेसमेंट देखो पहले तो, मतलब जीरो से लेकर के टॉप पोजीशन तक पहुंचने के लिए लीनियरली ये डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको लीनियर दिखाई पड़ रहा है। फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए फॉलोवर जहां है वहीं रुकेगा, ड्वेल पीरियड रहा होगा ये। फिर उसके बाद वो लीनियरली नीचे आ रहा है और फिर डी में फिर से ये रुका हुआ है, नीचे ही रुका हुआ है। तो एक ड्वेल पीरियड आप ये बोलेंगे, एक ड्वेल पीरियड आप ये बोल देंगे। बात समझ में आ रही है। ए से लेकर के बी तक पहुंचे कैसे हैं, डिस्प्लेसमेंट लीनियर है, वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दिखाई पड़ रही है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं कि भाई वेलोसिटी जो है वो सडनली इंक्रीज हुई है, इट इज कांस्टेंट अप टू सर्टेन टाइम। जब तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और अचानक से टॉप पोजीशन पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई है। फिर से इट रिमेन्स जीरो फॉर सम टाइम। ड्वेल पीरियड में वेलोसिटी जीरो है, अचानक से नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी सडनली बढ़ जाती है, कांस्टेंट रहती है पूरे ड्यूरेशन में जब तक फॉलोवर आपका नीचे उतर रहा है, फिर अचानक से जीरो हो जाती है और अगले डीई पीरियड में फिर से आपको जीरो ही दिखाई पड़ रही है। क्या हम ये बोल दें कि हमको यहां पर दो ड्वेल पीरियड दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ड्वेल पीरियड हमको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इसको मैं डेल्टा वन बोल देता हूं और इसको मैं डेल्टा टू बोल देता हूं। दो ड्वेल पीरियड हैं दो बार। और ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं आप, ए से लेकर के बी तक आउट स्ट्रोक एंगल थीटा नॉट, और सी से लेकर के डी तक ये है आपका थीटा आर, रिटर्न स्ट्रोक वाला एंगल। इतनी बातें तो समझ में आ रही सब लोगों को, आसान है। अब क्वेश्चन पे जरा एक बार एक नजर और मारते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोवर एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रोक विल बी जीरो। ईच स्ट्रोक मतलब आउट स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं तो बिगिनिंग में और एंड में कह रहे हैं एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या। अरे यार बिगिनिंग में वेलोसिटी सडन चेंज हो रही है जीरो से कुछ मैक्सिमम अचानक से। तो यार यहीं पर तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन आपको कितना दिखाई पड़ रहा होगा, सर एक्सेलरेशन विल बी इंफिनिटी एट स्टार्ट एंड एंड। ऑफ ईच स्ट्रोक, चाहे हम आउट स्ट्रोक की बात करें या रिटर्न स्ट्रोक की बात करें। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमें इनफाइनाइट एक्सेलरेशन दिखाई पड़ रहे होंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हमको गलत दिखाई पड़ रहा है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। दूसरा क्या कह रहे हैं, फॉलोवर रिमेन्स एट रेस्ट इन ड्वेल पीरियड। दो बार ड्वेल पीरियड है और फॉलोवर तो यार मतलब उसके लिए तो हमको डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है। ड्वेल पीरियड में स्टेशनरी होता है फॉलोवर, दैट्स ट्रू। तो ये ऑप्शन टू सही दिखाई पड़ रहा है। थर्ड क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग पीरियड डीई मोशन ऑफ द फॉलोवर इज रिटार्डिंग। डीई पीरियड, अरे यार डीई पीरियड तो ड्वेल पीरियड है ना। डीई पीरियड में क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज अगेन ड्वेल पीरियड। तो कोई मोशन नहीं है, रिटार्डेड हो या एक्सेलरेटेड हो कोई मोशन ही नहीं है, ये भी ड्वेल पीरियड है। फॉलोवर इज एट रेस्ट, कैन आई राइट, फॉलोवर इज एट रेस्ट। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा है वो भी आपको गलत ही दिखाई पड़ रहा है, ये भी रॉन्ग है। तो सिर्फ ऑप्शन टू सही है। इसका मतलब कौन सा, ऑप्शन सी, ओनली टू
सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा। आपको डायग्राम्स दे रखे होंगे, यहां पर आपसे कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। व्हाट दे आर सेइंग, प्रेशर एंगल एंड बेस सर्कल इन कैम शुड बी, क्या होना चाहिए, प्रेशर एंगल और बेस सर्कल दोनों जितने बड़े हो सकते हैं होने चाहिए, दोनों छोटे छोटे होने चाहिए। प्रेशर एंगल बड़ा हो और बेस सर्कल छोटा हो, या फिर प्रेशर एंगल छोटा और बेस सर्कल बड़ा हो। कुछ इस तरीके की बातें हम लोगों से कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास में एक चीज डिस्कस की थी और मैं क्लास के नोट्स आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। आई होप आपको चीजें याद आ रही होंगी। क्लास में हम लोगों ने जब ये पेज देखा था तो हमने क्या बातें की थी कि यार प्रेशर एंगल पहले तो बताओ कैसा चाहिए आपको। प्रेशर एंगल हम चाहते हैं सर अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, यहां पर लगता है फोर्स, और इस फोर्स का ये कंपोनेंट जो लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है समवेयर हियर, हम चाहते हैं ये वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा हो। ये कब होगा सर, ये अगर फाई एंगल है तो एफ कॉस फाई ही तो है जो आपको ज्यादा चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो रिटन कि भाई एफ कॉस फाई हमको ज्यादा चाहिए और इसके लिए फाई की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखिए, फाई शुड बी लेस। और इसीलिए मार्केट में फाई की मैक्स टू मैक्स वैल्यूज आप जो देखते हैं वो 30-35 डिग्री से ज्यादा नहीं होती हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? तो प्रेशर एंगल शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस सर्कल। प्रेशर एंगल तो कम होना चाहिए, दिस प्रेशर एंगल शुड बी स्मॉल, ये तो स्मॉल होना चाहिए। अब बात करते हैं बेस सर्कल के बारे में। बेस सर्कल के बारे में जो बातें हम लोगों को मालूम है वो ये कि बेस सर्कल से ही हम लोग साइज ऑफ द कैम डिसाइड करते हैं। और सोचो अगर मैं बेस सर्कल को बहुत छोटा करने बैठ जाऊंगा तो सर जितना आप बेस सर्कल को छोटा करेंगे उतने ये जो कर्व है ना वो बहुत शार्प दिखाई पड़ने लग जाएंगे। और इनफैक्ट बेस सर्कल के लिए हमारे पास एक लॉजिक तो ये भी है कि अगर आपको प्रेशर एंगल कम रखना है तो आप बेस सर्कल बड़ा रखते हैं। बेस सर्कल को बड़ा करने से प्रेशर एंगल कम होता है, तो इस लॉजिक से हमें बेस सर्कल चाहिए थोड़ा सा बड़ा। लेकिन बेस सर्कल अनाप शनाप बड़ा नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं। बेस सर्कल को अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो सर प्रेशर एंगल कम होता है विच इज गुड फॉर अस। लेकिन प्रेशर एंगल बहुत बेस सर्कल जब आप बहुत बड़ा करते चले जाते हैं तो साइज ऑफ कैम बढ़ता है ना, साइज ऑफ कैम भी इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। साइज बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। कैम एक तरीके से इसेंट्रिक मास ही तो है जो रोटेट कर रहा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी इंक्रीज हो जाएंगे जो आपको अननेसेसरी वाइब्रेशंस भी क्रिएट करके देंगे। और फॉलोवर को नीचे से लेकर के ऊपर तक जाने के लिए जितना बड़ा कैम का साइज होगा उतना ही ज्यादा पाथ भी ट्रेवल करना होगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। एक फायदा तो है हमारे पास बेस सर्कल को बड़ा करने से कि सर प्रेशर एंगल कम हो जाता है। रेडियस ऑफ बेस सर्कल जब आप इंक्रीज करते हैं तो ये सारे ड्रॉबैक्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फायदा भी है कि जो प्रेशर एंगल है वो हमारा कम हो जाता है। दिस इज गुड फॉर अस एंड वी आर हैप्पी विद दिस। लिख देते हैं वी आर हैप्पी विद दिस। उल्टा अगर मैं बात करूं कि अगर बेस सर्कल की रेडियस को कम कर लें तो क्या क्या नुकसान है, क्या क्या चीजें हैं। बेस सर्कल के साइज को जब आप कम करते हैं तो अगेन ये फाई पे एडवर्स इफेक्ट होंगे। एडवर्स इफेक्ट होंगे मतलब फोर्स ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक आपकी डिटेरियोरेट होती है, यानी कि खराब हो जाती है। हम चाहते थे एफ कॉस फाई बड़ा हो और आप अगर बेस सर्कल को कम करेंगे तो प्रेशर एंगल बढ़ जाएगा, और प्रेशर एंगल बढ़ जाएगा तो जो लिफ्टिंग वाला फोर्स है वो आपका कम मिलने लगेगा। तो ये चीज लिखी हुई है ऊपर। दूसरा, कर्वेचर ऑफ द कैम प्रोफाइल डिक्रीज हो जाएगी, शार्पनेस इंक्रीज हो जाएगी। और शार्पनेस जब इंक्रीज हो जाएगी, सोचो ना अगर मैं ये ऐसा कुछ कैम ले रहा हूं समथिंग लाइक दिस, बेस सर्कल ये बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो जितना बड़ा बेस सर्कल होगा उतना ज्यादा आपको साइज बड़ा दिखाई पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कैम नजर आएगा। लेकिन अगर आप साइज ऑफ द बेस सर्कल घटा रहे हैं तो आपका जो कैम बनेगा वहां शार्प फीचर्स होंगी, वीक होगा। फिर आपको स्ट्रॉन्ग मटेरियल लेना पड़ेगा कैम के लिए। तो ये कुछ फायदे और नुकसान मैंने लिखे थे। तो आप बेस सर्कल को चाहते तो हैं कि हम बड़ा लें, लेकिन अनाप शनाप बड़ा भी नहीं लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? स्मॉल करने के तो बहुत नुकसान ही नुकसान है, लेकिन बिग करने का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी आए उतना बड़ा साइज ले लें आप। यू हैव टू डू अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दिस एंड दिस वैल्यू। बट लॉजिकली हम बड़ा ही चाहते हैं क्योंकि प्रेशर एंगल कम हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो सारी चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि बेस सर्कल का साइज हम चाहते हैं कि ये बिग हो बट नॉट वेरी बिग। बिग चाहिए, अननेसेसरी बड़ा नहीं चाहिए। छोटा करने से तो नुकसान ही नुकसान है।
बड़ा करने से फायदे हैं, बहुत बड़ा करने लग जाएंगे तो इसके कुछ नुकसान होते हैं, तो आप इसको बिग ले लेते हैं। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? प्रेशर एंगल शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल, और बेस सर्कल शुड बी एज बिग एज पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन डी डेली इज गोइंग टू बी करेक्ट। क्लियर है? आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में दे आर सेइंग a circle drawn with center as cam center and radius equal to distance between cam center and point on pitch curve at which pressure angle is maximum। ये जो पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं, जो हमें सर्कल ड्रॉ करना है, वो कैम के सेंटर और रेडियस कौन से ले रहे हैं? कैम सेंटर से लेकर के एक ऐसे पॉइंट तक जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है। इसी पॉइंट को आप लोग क्या बोलते थे बेटा? पॉइंट ऑन द पिच कर्व, पॉइंट ऑन द पिच कर्व एट विच प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम, इसी को तो आप लोग बोलते थे बेटा पिच पॉइंट। यस। इस सर्कल को क्या बोला जाएगा? जिस सर्कल को मैं सेंटर ऑफ कैम से ड्रॉ कर रहा हूं और पिच पॉइंट से पास होता हुआ सर्कल, इस सर्कल को बोला जाता है पिच सर्कल। हालांकि हम लोगों ने जब डायग्राम क्लास में पढ़े थे तो हम लोगों ने कुछ चीजें तो पढ़ रखी बेटा। हम लोगों ने देखा था कि सर ये जो व्हाइट कलर से बनाया है, जैसे समथिंग, इसको आप लोग बोल रहे हैं आपके कैम की प्रोफाइल है, उसके अंदर बना है येलो कलर से बेस सर्कल। ट्रेस पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करता हुआ आपको नजर आएगा, उसको आप लोग देते हैं, उसको आप लोग बोल देते हैं पिच कर्व। दिस इज पिच कर्व। और पिच कर्व के अंदर बेस सर्कल जैसी कोई चीज जब आप बनाते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्राइम सर्कल। और इसी पिच कर्व में ही आपको किसी एक पॉइंट पर, कहीं पर, मान लेते हैं दिस इज दैट पॉइंट। पिच कर्व में ही तो आप प्रेशर एंगल ढूंढते घूम रहे हैं ना, तो इसी में कोई एक लोकेशन ऐसी है, मान लेते हैं ये है वो पॉइंट जहां पर आपको सबसे ज्यादा, मान लो सपोज ये है वो पॉइंट जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम है। सपोज दिस इज द पिच पॉइंट, और अगर आप इसको पिच पॉइंट बोल रहे हैं क्योंकि यहीं पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम दिखाई पड़ रहा है, तो सेंटर से यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, एक मस्त सा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये सर्कल ड्रॉ किया है हमने, जिसका सेंटर कैम पर है और ये आपके पिच पॉइंट से पास हो रहा है। दिस इज सर्कल जिसको आप लोग बोलते हैं पिच सर्कल। बात समझ में आ रही है? और इसी के बारे में आप लोगों से पूछ रहे हैं यहां पर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बेस सर्कल हमें मालूम है, प्राइम सर्कल हमें मालूम है, पिच सर्कल, दिस ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट बेटा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ नाम दे रखे हैं, बेस सर्कल, प्राइम सर्कल, एंगल ऑफ एसेंट, मतलब आउट स्ट्रोक एंगल, थीटा नॉट बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ एसेंट, पिच सर्कल, आउटर सर्कल। आउट ऑफ द अबव कैम साइज किस चीज पर डिपेंड करता है? आउटर सर्कल सारे नाम देखे हमने, बेस सर्कल पता है, प्राइम सर्कल पता है, पिच सर्कल अभी भी देखा है। एंगल ऑफ एसेंट यानी कि आउट स्ट्रोक वाला एंगल। आउटर सर्कल का मतलब होता है ये पूरा कैम बना हुआ है और इस सेंटर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, इसको अगर लेकर के मैं एक सर्कल बना दूं यहां पर, तो ये होता है दिस इज गोइंग टू बी योर आउटर सर्कल। तुमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कैम साइज किस पे डिपेंड करता है? मार्केट में जब कैम साइज डिफाइन किया जाएगा तो किस सर्कल के बेसिस पे आप कैम साइज को डिफाइन करते हैं? बेटा हमें मालूम है बेस सर्कल के बेसिस पर, दिस बेस सर्कल। तो 1 यानी कि ऑप्शन डी डेली इज गोइंग टू बी करेक्ट। मालूम है, ये बात मालूम है, मैं लिख देता हूं कैम साइज as expressed in terms of base circle, है ना? ऑप्शन डी डेली इज गोइंग टू बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत सा बेहतरीन सा क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन में व्हाट दे आर सेइंग, क्या कह रहे हैं आपसे? A cam in which the follower reciprocates or oscillates in a plane parallel to axis of cam is known as what? और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये एक
मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है बेटा, एमएसक्यू है, मोर देन वन ऑप्शंस मे बी करेक्ट। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लो। पूछ रहे हैं कि ऐसा कैम कौन सा होगा इन विच फॉलोवर इज गोइंग टू रेसिप्रोकेट या फिर ऑसिलेट इन द प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द कैम। तो आपको क्लियरली विजुअलाइज होना चाहिए जब ये नाम लिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल कैम, सर्कुलर कैम, रेसिप्रोकेटिंग कैम या फिर टेंजेंट कैम, तो आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि यहां पर कैम किस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, दैट इज द एक्सिस ऑफ द कैम। और फॉलोवर का जो प्लेन ऑफ मोशन है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इमेजिन कर लीजिए, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगर मैं इन सारी चीजों के डायग्राम्स आपको दिखाना चाहूं तो आई कैन से, जैसे सिलेंड्रिकल कैम लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकल कैम कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़े थे बेटा। अब यहां पर जो फॉलोवर आप लगाते हैं वो कैसा नजर आएगा सर, फॉलोवर के नाम पे आपने ये फॉलोवर लगा दिया, दिस इज द फॉलोवर। बात समझ में आ रही है? अब ये फॉलोवर किस प्लेन में मोशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है सर, फॉलोवर आपका मोशन करेगा इस ब्लैक बोर्ड वाले प्लेन में, फॉलोवर की मोशन हो रही है। और एक्सिस ऑफ द कैम कहां पर है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो कर रखी थी, दिस इज एक्सिस ऑफ द कैम। एक्सिस ऑफ द कैम और प्लेन ऑफ द फॉलोवर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, एक्सिस ये है और प्लेन यानी ब्लैक बोर्ड आपका दिखाई पड़ रहा है, पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑप्शन तो हमको सही दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन ए सीम्स टू बी करेक्ट, ऑप्शन ए सही दिखाई पड़ रहा है। फिर बात कर रहा है सर्कुलर कैम के बारे में। सर्कुलर कैम क्या चीज होती है, कैम जिसका शेप परफेक्ट सर्कल है, लेकिन इसको आपने इसके सेंटर से इसेंट्रिक डिस्टेंस पे, सेंटर कहीं यहां रहा होगा, लेकिन आपने इसेंट्रिक डिस्टेंस पे इसको हिंज कर रखा है और ये घूमने वाला है, दिस इज अ सर्कुलर कैम, डिस्क कैम भी बोल देते हैं इसको हम लोग। अब इसकी एक्सिस क्या नजर आ रही है सर, इसकी एक्सिस हमको नजर आ रही है बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये दिखाई पड़ रही है। और इसके ऊपर जो फॉलोवर रहा होगा वो फॉलोवर किस प्लेन में मोशन कर रहा है, बोर्ड में। फॉलोवर ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा होगा। तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो एक्सिस है और प्लेन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा, तो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। यहां पर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लिख देते हैं यहां पर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहां पैरेलल था, ठीक है ना। फिर बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कैम के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग कैम आपको दिखाई पड़ रहा है समथिंग लाइक दिस, कैम इस तरीके की मोशन कर रहा होगा, इसका एक्सिस क्या हो गया, जहां मोशन कर रहा है, जिस एक्सिस के और मोशन कर रहा है उसको मैं बोल रहा हूं एक्सिस ऑफ दिस कैम। अब एक्सिस ऑफ कैम और फॉलोवर कैसा है सर, फॉलोवर हो सकता है आपने ये लगा दिया हो, दिस इज द फॉलोवर, ये आपका मस्त फॉलोवर लगा हुआ है। क्या तुम देख के बता सकते हो फॉलोवर की मोशन सर, ये दिखाई पड़ रही है। फॉलोवर जिस प्लेन में मोशन कर रहा है वो कौन सा प्लेन है सर, ब्लैक बोर्ड। और वो प्लेन क्या, आप ये जो प्लेन है क्या इस एक्सिस के साथ पैरेलल है, बिल्कुल हाँ सर पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमको सही सही दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट बेटा। टेंजेंट कैम समथिंग लाइक दिस, बिग सर्कल स्मॉल सर्कल जिसको नो सर्कल भी बोलते हैं, और इन बिटवीन टेंजेंट्स स्ट्रेट लाइन से ये दिखाई पड़ रहा है आपको। एक्सिस ऑफ द कैम क्या नजर आ रही है सर, बोर्ड के परपेंडिकुलर, और यहां पर जो फॉलोवर रहा होगा अगेन फॉलोवर इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आपने फॉलोवर बना दिया है, ये मोशन कर रहा है यहां पर। तो इसका प्लेन ऑफ द मोशन क्या है सर, ब्लैक बोर्ड, और एक्सिस ऑफ दिस कैम क्या है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? अगेन दिस इज नॉट करेक्ट। तो मेरे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और सी सही सही दिखाई पड़ रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, ठीक है, ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सर्कल पासिंग थ्रू पिच पॉइंट एंड कोसेंट्रिक विद बेस सर्कल, बेस सर्कल कोसेंट्रिक विद द बेस सर्कल ऑफ कैम प्रोफाइल इज नोन एज व्हाट। फिर से लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई है, बातें वही पूछ रहे हैं। अरे भाई कोई एक सर्कल विच इज कोसेंट्रिक विद बेस सर्कल का कोसेंट्रिक होना मतलब कैम के सेंटर से पास हो रहा है और पिच पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो भैया ऐसे इसी सर्कल को तो हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल। यहां पर तो कोई नई बात नहीं है, वही बातें जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने की हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी है, आंसर इज गोइंग टू बी पिच सर्कल बेटा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बातें कर रहे हैं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेप ऑफ द कैम, कुछ नाम दे रखे हैं, इसमें से कौन सा शेप ऑफ कैम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऑप्शंस को देख करके हमको साफ साफ पता चल रहा है कि जो नाइफ एज हमने पढ़ा था,
यार नाइफ एज ये जो चीज है ना, दिस इज फॉलोवर, ये तो नाइफ एज तो फॉलोवर होता है बेटा, ये कैम का शेप थोड़ी है। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट, है ना। अब यहां बाकी सारी चीजें जो है उसमें से कुछ के नाम आपने सुन रखे हैं, कुछ जो नहीं भी सुने हैं, आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे ग्लोबल कैम हम लोगों ने सुन रखा है, कॉन्जुगेट कैम हम लोगों ने सुन रखे हैं। स्पाइरल कैम क्या चीज होती है, लेट्स हैव अ लुक। दिस इज समथिंग जिसको आप लोग बोलते हैं स्पाइरल कैम। कैम में कुछ ग्रूव्स कटे हुए हैं स्पाइरल टाइप के, और फॉलोवर की मोशन आपको दिखाई पड़ रही है ना। जिस समय कैम क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये अंदर की तरफ आया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये बाहर की तरफ चला गया। दिस इज समथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल कैम। नाम से कुछ कुछ आइडिया लग रहा था आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। ये जो चीज दिखाई पड़ रही है दिस इज समथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट कैम। आपका जो फॉलोवर है वो दो पॉइंट्स पे टच करता हुआ नजर आ रहा होगा कैम को, दो पॉइंट पे। जनरली हमें आदत है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे कैम को फॉलोवर टच करता है, कॉन्जुगेट कैम में दो जगहों पर टच करता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज समथिंग इसको बोल रहे हैं कॉन्जुगेट कैम। अगेन ये कैम का शेप बता रहे हैं। और फिर एक होता है जिसको आपने बोला है ग्लोबल कैम। ग्लोबल कैम कॉनकेव शेप में हो सकते हैं, कॉन्वेक्स शेप में हो सकते हैं। मैंने यहां पर आपको कोई एक एग्जांपल दे दिया है कॉनकेव शेप वाला, है ना। बात समझ में आ रही है। तो स्पाइरल, ग्लोबल, कॉन्जुगेट, दीज आर कैम, और जो नाइफ एज है ये फॉलोवर था। तो ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेप ऑफ कैम, तो भैया ऑप्शन बी बॉम्बे इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं आपसे, अ कैम एंड फॉलोवर सिस्टम विद द फॉलोवर हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी इज नॉट सुटेबल इन प्रैक्टिस। कैम एंड फॉलोवर सिस्टम जहां पर फॉलोवर के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। हम लोगों ने सबसे पहला टाइप ऑफ फॉलोवर मोशन यही पढ़ा था क्लास में। दिस इज नॉट सुटेबल इन प्रैक्टिस। ऐसा क्यों है कि इसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्यों? कुछ रीजंस दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है बेटा। पहला कह रहे हैं कैम रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए यूज नहीं करते हैं। गलत बात है यार। कैम तो आप कोई भी कैम एंड फॉलोवर लें, वहां पर कैम तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट कर रहा है। ऑप्शन वन ये तो गलत दिखाई पड़ रहा है हमको, ये कोई लॉजिक नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये तो हमेशा होता ही है। सेकंड कह रहे हैं फॉलोवर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हमें इससे दिक्कत थोड़ी कि फॉलोवर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं था हमारे लिए। प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, इनर्शियल फोर्सेस आर लार्ज एट द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द फॉलोवर मोशन। ये वो सिचुएशन है जिसकी वजह से हम लोगों ने हाथ जोड़ दिए थे कि प्रभु हम तुमको यूज नहीं कर पाएंगे। इस चीज को समझने के लिए हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। क्लास में हम लोगों ने जो डायग्राम्स ड्रॉ किए थे सेम वही है बेटा, क्लास के नोट्स का ही मैंने स्क्रीनशॉट यहां पर लेकर रखा है। देखो ये डायग्राम है जहां पर फॉलोवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। वेलोसिटी की प्रोफाइल देख रहा है, सडनली वेलोसिटी बढ़ गई है, पूरे आउट स्ट्रोक में कांस्टेंट वेलोसिटी है और अचानक से जीरो हो जाती है। 12 पीरियड में जीरो रहती है और रिटर्न के लिए फिर से अचानक से बढ़ जाती है, रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर अचानक जीरो हो जाती है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि सडन चेंज इन वेलोसिटी जब भी आपको दिखाई पड़ रहा है तो एक्सेलरेशंस इनफाइनाइट हो जाते हैं बेटा। और एक्सेलरेशंस इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, ये जो इनफाइनाइट एक्सेलरेशंस आपको दिखाई पड़ रहा है इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम है। अब एक्सेलरेशन जब इन्फिनिटी होंगे तो कॉमन सेंस वाली बात है, एक्सेलरेशंस इन्फिनिटी होंगे मतलब वेरी लार्ज, इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज। तो बेटे जब ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा तो इनर्शिया फोर्स, जिसको आप लोग एम ए बोलते हैं, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इनर्शिया फोर्सेस भी तो ज्यादा होंगे। और यही तो बोल रहे हैं कि यार एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो रहे हैं, यानी कि इनर्शिया फोर्सेस इनफाइनाइट हो रहे होंगे। इनर्शियल फोर्सेस आर लार्ज एट द बिगिनिंग एज वेल एज एंड ऑफ द फॉलोवर मोशन। फॉलोवर जब चढ़ना स्टार्ट करता है राइज, और जब एंड करता है, दोनों जगहों पर आपको इनफाइनाइटली लार्ज एक्सेलरेशन यानी कि इनफाइनाइटली लार्ज इनर्शिया फोर्सेस दिखाई पड़ रहे होंगे। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमने हाथ जोड़ रखे हैं यहां पर, है ना। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 ओनली, तो सी इज करेक्ट बेटा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं आपसे, कैम एंड फॉलोवर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन में कौन सा कैम एंड फॉलोवर यूज किया जाता है बेटे? ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो इस चीज को आज नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। गैस टर्बाइंस में, एरोप्लेन्स में,
एयरक्राफ्ट इंजन में जो फॉलोवर इस्तेमाल किया जाता है वो रोलर फॉलोवर इस्तेमाल करते हैं। रीजन हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा है कि भाई रोलर फॉलोवर में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, वियर रेट 0 होते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन बाकी सब जगहों पर आप नाइफ एज फॉलोवर की बात करें, फ्लैट फेस फॉलोवर की बात करें, है ना, मशरूम फॉलोवर की बात करें, स्फेरिकल फेस फॉलोवर, हर जगह पर आप लोगों को फ्रिक्शंस दिखाई पड़ते हैं। थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं बट कुछ ना कुछ रेट ऑफ वियर आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन रोलर फ्रिक्शन की जब आप बात करते हैं तो वियर इज नेग्लिजिबल, बहुत कम वियर होता है, रेट ऑफ वियर ऑलमोस्ट 0 होता है बेटा। और ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से आप एयरक्राफ्ट इंजन में, क्योंकि यहां पर कॉस्ट मैटर नहीं करता, हमने बस एक बार मशीनरी बस दी बेस्ट लगानी है ना। तो फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज रोलर फॉलोवर। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी, दिल्ली इज करेक्ट। और इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू बी मेंटली रेडी। एग्जामिनेशंस में इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आज तुम्हारे सामने सॉल्व कर दे रहा हूं। फ्यूचर में इस चीज को हल्का सा आप अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखने में थ्योरेटिकल सा लग रहा है क्वेश्चन, कभी पूछ लिया गया छोटे मोटे एग्जामिनेशन में तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। अप्रोच मैं आपको बता देता हूं। फॉर अ गिवन लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर इन अ गिवन एंगुलर मोशन ऑफ द कैम, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो ऑफ द फॉलोअर विल बी लीस्ट, सबसे कम होगा व्हेन द प्रोफाइल ऑफ द कैम ड्यूरिंग द राइज पोर्शन इज। अलग अलग पोर्शन, अलग अलग प्रोफाइल से रखे हैं। कैम की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से ले रखी है कि फॉलोवर का मोशन आपको सिंपल हार्मोनिक दिखाई पड़ रहा है, एसएचएम करता हुआ फॉलोवर है। इस समय एक्सेलरेशन मिनिमम होते होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सच दैट द फॉलोवर मोशन हैज कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब लिफ्ट स्टार्ट हुआ है और जब तक लिफ्ट हो रही है तब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली सिचुएशन में आप लोगों को एक्सेलरेशन मिनिमम दिखाई पड़ रहे होंगे, या फिर साइक्लोइडल मोशन में आपको एक्सेलरेशन मिनिमम दिखाई पड़ते हैं, या फिर सच दैट द फॉलोवर वेलोसिटी इंक्रीजेस लीनियरली फॉर हाफ द राइज पोर्शन एंड देन डिक्रीजेस लीनियरली फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ द पोर्शन। मतलब वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है हाफ ऑफ द स्ट्रोक तक और उसके बाद लीनियरली डिक्रीज होते होते 0 हो रही है हाफ ऑफ द स्ट्रोक तक। मतलब 0 से लेकर के ऊपर तक जाना है ना स्ट्रोक तक, तो आधे पोर्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी और आधे पोर्शन में वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगी लीनियरली। इसी को तो आप लोग बोलते थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी बढ़ी, फिर रिटार्डेशन के साथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। तुमसे कह रहे हैं कुल मिलाकर के यहां पर आप कंपेयर करके बताओ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ जो फॉलोअर होगा वहां पर एक्सेलरेशन देखो कितना है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली सिचुएशन को कंपेयर करके देखो। सब पढ़े हैं सारे प्रोफाइल से, सारे प्रोफाइल से तो रखे हैं तुमको फॉलोअर की मोशन के, एसएचएम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, साइक्लोइडल मोशन, साइक्लोइडल मोशन, और सबसे आखिर में जो आपसे बात बोली है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। ये चार प्रोफाइल्स में सबसे कम एक्सेलरेशन आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, मिनिमम एक्सेलरेशन कहां पर देखने को मिलते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इन चारों प्रोफाइल्स के, हमारे पास डायग्राम तो है ही, इन चारों प्रोफाइल्स की पीक एक्सेलरेशन कंपेयर कर लेता हूं, हाईएस्ट एक्सेलरेशन हर जगह पर जो सबसे लार्जेस्ट है उसको कंपेयर कर रहे हैं, और इनमें जो सबसे छोटा होगा उसको मैं बोल दूंगा कि भैया ये हमारा सबसे सेफ आंसर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगेन क्लास में जो डायग्राम्स आप लोगों को दिखाए थे वो चीजें सामने सामने यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई हैं डायग्राम्स। ये जो ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले ग्राफ हैं। फॉलोअर की वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, पूरे लिफ्ट एक वेलोसिटी से हो रही है, देखो ना सडनली वेलोसिटी बढ़ गई है और इट रिमेन्स कांस्टेंट। सडनली वेलोसिटी आपकी बढ़ गई है, अचानक से बढ़ गई, इट रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर अचानक से 0 हो गई, 0 रहती है, फिर अचानक से बढ़ गई, कांस्टेंट रहती है, फिर 0 हो गई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली सिचुएशन ये है। ये जो मैंने दिखाया है दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। शुरुआत में कुछ देर तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहा, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन रहा। ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती है, मैक्सिमम पे पहुंचती है, फिर 0 हो जाती है एंड ऑफ द स्ट्रोक में, है ना। चेक कर लो
क्या क्या एक्सेलरेशंस नजर आ रहे हैं? सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो यहां तो मैक्सिमम एक्सेलरेशंस इनफाइनाइट दिखाई पड़ रहा है, इसका तो कोई, है ना, सवाल ही नहीं बनता। यहां तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है बेटा? इन दिस केस मैक्सिमम एक्सेलरेशन सर ये तो हमको इन्फिनिटी नजर आ रहा है, ये तो हमारे रेस से ही बाहर है। इधर आ जाओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या नजर आ रहा है? अगर मैं लेफ्ट स्ट्रोक की बात करूं तो 4s ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां कितना नजर आ रहा है? सर ये नजर आ रहा है 4s ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहां से उठा के लिख दी है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन वाले सिचुएशन में। फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कर रहा है आपका फॉलोअर, तो जो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू नजर आती है, ये हम लोगों ने क्लासेस में निकाली थी अच्छे तरीके से। कंफ्यूजन हो तो आप एक बार वो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना नजर आ रहा है? सर ये वैल्यू नजर आ रही है पाई स्क्वायर एस ओमेगा स्क्वायर। यहां पर लिख दें, कहीं पर, कहां लिख दें? सर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या नजर आ रहा है? दिस इज पाई स्क्वायर एस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 थीटा नॉट स्क्वायर। और साइक्लोइडल मोशन की जब आप बात कर रहे हैं तो यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको जो नजर आ रहा है दैट इज 2 पाई एस। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये नजर आ रहा है कितना? 2 पाई एस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा नॉट स्क्वायर। समझ रहा है मेरी बात? अब हर जगह पर देखो, कंपेयर कर रहे हैं ना, इसमें से ये सबसे बड़ी बड़ी वैल्यूज मैंने लिखी हैं, इसमें से जो सबसे छोटा होगा उसी को तो बोल रहे हैं कि लीस्ट एक्सेलरेशन यही है। एक तो इन्फिनिटी हो गया सर, ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, ये तो इनफाइनाइट है, इसको छोड़ो। बाकी को कंपेयर करो। बाकी को कंपेयर कैसे करेंगे? मान के चल रहे हैं कि हर जगह पर स्ट्रोक वही है, ओमेगा वही है, थीटा नॉट वही है। समझ रहे हैं? एस ओमेगा थीटा नॉट हर जगह पर सेम है। यहां पर भी एस ओमेगा थीटा नॉट की वैल्यू सेम है, यहां पर भी एस ओमेगा थीटा नॉट की वैल्यू सेम है। तो कंपेयर किसको करना है? आखिर में ये जो कॉन्स्टेंट्स दिखाई पड़ रहा है ना आपको, इसको कंपेयर कर लीजिए। यहां पर कितना नजर आ रहा है? दिस वैल्यू इज, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है दिस इज 4। यहां क्या नजर आ रहा है? पाई स्क्वायर बाई 2। और पाई स्क्वायर बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? वेयर इज द कैलकुलेटर? पाई स्क्वायर बाई 2 को अगर आप लिखेंगे तो ये वैल्यू आती है पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.9 समथिंग। ये वैल्यू आ रही है 4.9 एस ओमेगा स्क्वायर बाई थीटा नॉट स्क्वायर। इधर आ जाओ जरा, इसको क्या लिखोगे आप? 2, यहां पर ये वाला टर्म दिखाई पड़ रहा है आपको 2 पाई। 2 इंटू पाई को क्या लिखा जाता है? 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई 6.28 समथिंग, 6.28 समथिंग। एस ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर हर जगह है। बाकी जो ये टर्म है, ये वैल्यूज कितनी आ रही है वो मैंने लिख दी आपके सामने। अब आप कंपेयर कर लो, सबसे छोटी वैल्यू कहां नजर आ रही है? ये 4.9 है, ये 6.28 है, ये 4 दिखाई पड़ रही है। तो सबसे कम कहां पर है? जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन से आपका फॉलोअर मोशन करता हुआ दिखाई पड़ेगा, यहीं पर एक्सेलरेशन आपको लीस्ट दिखाई पड़ते हैं बेटा। कौन सा ऑप्शन आपका सही नजर आएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन डी, दिल्ली इज करेक्ट बेटा। अब एग्जामिनेशन में जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आपको ये सारी वैल्यूज, 1 मिनट लगना चाहिए, 2 मिनट इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपको ये सारी वैल्यूज याद थोड़ी होती हैं। चलो ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सर हमको मालूम है कि स्टार्टिंग में इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी याद होगा। एक डिराइव करना हो तो मेरे लिए आसान है, मैं 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दूंगा, ये डिराइव कर लूंगा। लेकिन आपको सिर्फ यही नहीं, बाकी सारे कंपेयर करने ना, ये भी, ये भी। क्लास में जब मैंने आपसे बातें की है तो मैंने आपसे बोला है इनको याद मत करिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, एसएचएम कर रहा है हमारा फॉलोवर, बताओ एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वहीं का वहीं डिराइव कर लेना। लेकिन यहाँ पर तो चारों प्रोफाइल्स कंपेयर करनी है, तो अब आप चारों डेरिवेशन करने बैठेंगे तो ये आपका 10 15 20 मिनट खा जाएगा, विच इज नॉट रिकमेंडेड इन द एग्जामिनेशन। तो अब आप इस, फिलहाल इस क्वेश्चन को एज अ स्टैंडर्ड डेटा याद कर लो कि भाई अगर सारी चीजें सेम है और सिर्फ कंपेयर करना है प्रोफाइल्स के बीच में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला प्रोफाइल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन वाला प्रोफाइल, एसएचएम वाला प्रोफाइल या साइक्लोइडल मोशन वाला प्रोफाइल, तो सबसे कम एक्सेलरेशंस कहां होते हैं? ठीक है ना, ऑप्शन डी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन में। क्लियर है बेटा? दैट्स ऑल। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।